नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्रिएटिव एकेडमी में। मैं अंकित आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूं। स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ के छठे चैप्टर की, यानी कि उत्तराखंड के इतिहास की। तो जल्दी से इसके चैप्टर स्टडी चेकलिस्ट भी हम देख लेते हैं। उत्तराखंड के इतिहास में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल या जिसको पौराणिक काल भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल की, जिसके 3 पार्ट होंगे, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। उसके बाद हम बात करेंगे स्वतंत्रता आंदोलनों की, फिर हम बात करेंगे अन्य जो आंदोलन हुए उत्तराखंड में, और आखिरी में हम बात करेंगे राजा आंदोलनों की और उससे रिलेटेड जो भी संगठन बने। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रागैतिहासिक काल की। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि स्लाइड में केवल जो फैक्ट हैं वही लिखे हुए हैं, तो इसको कहानी के रूप में कैसे बदलना है तो वो बात मैं आपको बोल के बता दूंगा। सबसे पहले उत्तराखंड जो है इसका तप स्थली के रूप में तीर्थयात्रियों के लिए और राजाओं के आकर्षण का केंद्र भी ये पहले से ही रहा है विभिन्न कालों में, चाहे वो प्रागैतिहासिक काल हो, आदि ऐतिहासिक काल हो या ऐतिहासिक काल हो। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रागैतिहासिक काल की। तो राज्य के विभिन्न स्थलों से प्राप्त होने वाले पत्थरों के उपकरण, गुफा, शैलचित्र, कंकाल, मिट्टी के बर्तन और धातु उपकरण जो है इससे प्रागैतिहासिक काल में मानव निवास की पुष्टि करते हैं। प्रागैतिहासिक काल चतुर्थ सहस्त्र शताब्दी से पहले के जितने भी काल हैं उनको हम प्रागैतिहासिक कालों के अंदर लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल चतुर्थ सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व पहले के कालों को कहते हैं। अब राज्य में जो पाषाण पत्थर के उपकरण हैं, शैलचित्र, कंकाल, मिट्टी के बर्तन, धातु उपकरणों से इसकी पुष्टि होती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे लाखू गुफा, मलारी गांव, ग्वारख्या गुफा, लुएथाप, फलसीमा, रामगंगा घाटी, बनकोट, इस टाइप के कुछ साक्ष्य हैं। तो चलिए हल्के में एक बार बात कर लेते हैं। लाखू गुफा जो है 1963 में लाखू डियार जो कि अल्मोड़ा के बाड़ी सीना के पास है, वहाँ पर मानवों और पशुओं के कुछ चित्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें कि मानव आकृतियों को समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ग्वारखा गुफा में मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी इनके रंगीन चित्र मिले हैं। किमनी गांव चमोली के पास है, तो इसमें कुछ हथियार और पशुओं के शैल चित्र मिले। मलारी गांव चमोली जिले में ही तिब्बत की सीमा पर सटा हुआ है। तो 2002 में यहाँ नरकंकाल, हजारों वर्ष पुराना नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग और 5.2 किलो का सोने का एक मुखावरण, ये अवशेष मिले। लुएथाप में मानव को शिकार करते हुए और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। हुडली में नीले रंग का प्रयोग शैल चित्रों में किया गया है। फल सीमा में योग और नृत्य की मुद्रा में मानव आकृतियां मिली। रामगंगा घाटी में शवागार और कप मार्क्स मिले हैं। बनकोट में तांबे की मानव की आकृतियां मिली हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की, जिसको कि पौराणिक काल भी कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल जो है ये ऐतिहासिक काल से चतुर्थ सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व को कहते हैं। इस काल के जो स्रोत है, सोर्सेज, ये धर्म ग्रंथ हैं, इसलिए हम इसे पौराणिक काल भी कहते हैं। अब इस काल में मानवों को धातुओं का ज्ञान हो गया था। कृषि, पशुपालन इस काल में प्रारंभ हो चुका था। ग्राम नगर सभ्यताओं का जन्म हो चुका था। तो उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद से मिलता है, जिसमें उत्तराखंड को देवभूमि नाम से जाना गया है। और फिर से इसमें ऋग्वेद में इसे मनीषियों की भूमि कहा गया है, उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है। जो भी धर्म ग्रंथ है इनमें इसको पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि, पवित्र क्षेत्र कहा गया है। अब स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों, नेपाल, मानस खंड, केदार खंड, जलंधर और कश्मीर का उल्लेख हुआ है, जिसमें से कि 2 मानस खंड और केदार खंड जो है इनका संबंध वर्तमान के उत्तराखंड राज्य से है। इसके बाद बौद्ध साहित्य के पालीवाल वाले ग्रंथों में इसे हिमवंत नाम से जाना गया है। अब बात कर लेते हैं गढ़वाल क्षेत्र की। तो बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि और स्वर्ग भूमि या केदार खंड नाम से इसे जो भी हमारे ग्रंथ हैं जैसे रामायण, महाभारत, इस टाइप के ग्रंथों में इसे कहा गया है। इसके बाद 52 गढ़ जीत लेने के बाद पवार वंश के राजा अजयपाल थे, तो इन्होंने 52 गढ़ जीते थे, जिस वजह से इसका नाम गढ़वाल पड़ गया। अलकापुरी जो कि कुबेर की राजधानी है, यहाँ पर मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थल मिलता है। अब ब्रह्मा के मानस पुत्र जो है उनका पुलस्त, पुलह, ऋतु और अत्रि का निवास स्थान में गढ़वाल ही कहा गया है। इसके बाद हरिराम धस्माना, भजन सिंह, डॉक्टर शिवानंद नौटियाल आदि इतिहासकारों का मत है कि ऋग्वेद में जिस सप्त सिंधु शब्द का प्रयोग हुआ है, सप्त सिंधु देश का प्रयोग हुआ है, वो गढ़वाल के लिए हुआ है। इस क्षेत्र के बद्रिकाश्रम के पास गणेश, नारद, मुचकुंद,
व्यास और स्कंद आदि गुफाओं में ही वैदिक ग्रंथों की रचना की गई। अब जो सरस्वती नदी का संबंध भी, जो ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी है, उसका संबंध भी यहीं से है। एक है टिहरी गढ़वाल जिले में लक्ष्मण जी ने एक स्थान पर तपस्या की जिसे तपोवन कहा गया। देवप्रयाग में भगवान राम का एक मंदिर है और ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने अंतिम समय यहाँ पर तपस्या की। इसके बाद प्राचीन काल में इस क्षेत्र में बद्रिकाश्रम और कर्णवाश्रम नामक दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना मालिनी नदी के तट पर इसी कर्णवाश्रम में ही की थी। इसके बाद बात कर लेते हैं कुमाऊं क्षेत्र की। तो कुमाऊं क्षेत्र पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चंपावत के आसपास का जो एरिया है उसको पहले चंपावत के पास स्थित कछुए की पीठ के समान आकृति वाले कांतेश्वर पर्वत या फिर जिसको कांडा देव पर्वत या कानदेव पर्वत के नाम से जानते हैं, उसके नाम पर इसका नाम कुरुवांचल, जो कि एक संस्कृत शब्द है, तो कुरुमांचल रखा गया। उसके बाद प्राकृत में इसको कुमू कहा गया, जो कि बाद में हिंदी में कुमाऊं हो गया। प्रारंभ में चंपावत के आसपास के एरिया को कुमाऊं कहते थे, लेकिन बाद में पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा के अस्तित्व का सबसे प्राचीन मंदिर है। यह यक्षों के निवास करने की पुष्टि करता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख लेखों की। तो राज्य के विभिन्न स्थानों में कई प्रकार के शिलालेख जैसे त्रिशूल लेख, ताम्र लेख और मुद्राओं में लेख मिले हैं। ईंट लेख, मूर्ति पीठिका लेख, त्रिशूल लेख, ताम्रपत्र लेख, मुद्रा लेख, ऐसे काफ़ी लेख मिले हैं। अब जो इसमें इम्पोर्टेंट है, कालसी, लाखा मंडल, सिरोली मंडल और माणा में कुछ शिलालेख मिले हैं। अशोक ने एक अभिलेख में राज्य की उत्तरी सीमा पर 257 ईस्वी पूर्व में कालसी देहरादून में स्थापित करवाया था एक अभिलेख। ये पाली भाषा में लिखा गया है और इसमें अशोक ने घोषणा की है कि उसने हर राज्य, हर स्थान पर मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है। इसमें लोगों को हिंसा त्यागने और अहिंसा को अपनाने की बात की गई थी। तो कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों को पुलिंद और इस क्षेत्र को अपरांत कहा गया है। इसके बाद लाखा मंडल में राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त हुआ है। गोपेश्वर, कालीमठ, केदारनाथ और नाला के लेख मंदिरों की दीवार पर उत्कीर्ण है। नैनीताल और बाड़वाला, देहरादून से ईंटों के कुछ उत्कीर्ण भी मिले हैं। इसके बाद देवलगढ़ और कोलसारी में मूर्ति पीठिका लेख और गोपेश्वर के बाड़ाहाट से त्रिशूल लेख मिले हैं। कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्रीय लेख पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत और बैजनाथ आदि स्थानों पर मिले हैं। पांडुकेश्वर से 4, कंडारा से 1 और चंपावत से 1 ताम्रलेख मिला है कार्तिकेय राजाओं का। चलिए इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट बात है, ऐतिहासिक काल के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ऐतिहासिक काल के हमने 3 पार्ट किए हैं, जिसमें सबसे पहला है प्राचीन काल। प्राचीन उत्तराखंड मूलतः दुर्गह क्षेत्र था। इसका अधिकांश भाग बीहड़ और वीरान जंगलों में घिरा हुआ था, निर्जन वन था। तो इसलिए यहाँ पर कोई स्थायी राज्य स्थापित होने या विकसित होने की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत सिक्कों और अभिलेखों, ताम्रपत्रों के आधार पर इसके प्राचीन इतिहास को सूत्रों से जोड़ दिया गया। तो सबसे पहले इसमें है कुड़िंद शासक। तो कुड़िंद शासकों को उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनैतिक शक्ति के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में 3वीं और 4वीं ईस्वी तक कुड़िंदों का शासन रहा। अब देहरादून के पास यमुना और टॉन्स नदियों के संगम पर कालसी जो स्थान है, जहाँ पर यमुना और टॉन्स मिलती है, यहाँ से अशोक का अभिलेख जो अभी मैंने आपको बताया है, कालसी में अशोक का अभिलेख मिला। तो इस अभिलेख में ऐसा लगता है कि प्रारंभ में कुड़िंद लोग मौर्यों के अधीन थे। इसके बाद कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, जिसका नाम अमोघ भूति था, इसकी जो मुद्राएं थी रजत और ताम्र की थी। अब पश्चिम में व्यास से लेकर और अलकनंदा तक और दक्षिण में सुनेत से तथा बेहद तक प्राप्त हुई हैं। इन मुद्राओं के आगे के भाग में देवी की तथा मृग का अंकन किया गया है और प्राकृत में राज्ञः कुड़िंद स अमोघ भूति स महाराज स ये लिखा हुआ है। अब प्रथम शती ईस्वी पूर्व में अमोघ भूति की मृत्यु के बाद शकों ने इनके मैदानी प्रदेशों में अधिकार कर लिया और कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन और सूर्य मूर्तियों और मंदिरों की उपस्थिति से शकों का अधिकार की पुष्टि होती है। अल्मोड़ा में जो कटारमल मंदिर है सूर्य का, तो ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और एग्जाम में भी पूछा गया है कई बार। शकों के बाद प्रथम शती के उत्तरार्ध में राज्य के तराई वाले भाग पर कुषाणों ने अपना अधिकार जमा लिया। अब इसमें वीरभद्र ऋषिकेश से, मोरध्वज कोटद्वार के पास, गोविशाण काशीपुर, इन एरियाओं से पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं। अब इसके अलावा बाड़ावाला यज्ञवेदिका तृतीय शती का निर्माण शीलवर्मन नाम के राजा ने करवाया था। शीलवर्मन को कुछ विद्वान कुड़िंद
तो कुछ यौधेय मानते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कत्रीपुर राज्य की। तो कत्रीपुर ये राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और रोहिलखंड के उत्तरी भाग में फैला हुआ था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कत्रीपुर राज्य भी कुड़िन लोगों ने ही बसाया था। इसके बाद समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कत्रीपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित एक अधीन राज्य भी बताया गया है। 5वीं सदी के उत्तरार्ध में यानी कि बाद वाले पोर्शन में नागों ने कत्रीपुर के कुनिंद राजवंश की सत्ता समाप्त कर दी और उत्तराखंड पर अपना अधिकार कर लिया। 6वीं सदी के उत्तरार्ध में कन्नौज के मौखरी राजवंश ने नागों की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया। अब मौखरी वंश के अंतिम शासक ग्रहवर्मा की हत्या हो गई और इसके बाद राज्य उनके बहनोई थानेश्वर नरेश हर्षवर्धन के अधीन हो गया। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें जान लेना इतना आवश्यक है कि 6वीं सदी के उत्तरार्ध में कन्नौज के मौखरी राजवंश ने नागों की सत्ता समाप्त कर दी। और इसके बाद वाण भट्ट के हर्षचरित में हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन किया गया है। इसके बाद बहुराजकता का युग आ गया। हर्ष की मृत्यु के बाद हर्षकालीन चीनी यात्री ह्वेनसांग हिमालय के पोलिहिमो पुलो ब्रह्मपुर राज्य में गया था, जो कि बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था और हर्ष के अधीन था। यहाँ पर 5 बौद्ध विहार होने का भी उल्लेख मिलता है। बहुराजकता युग आ गया तो हर्ष की मृत्यु हो गई। इसके बाद कुछ छोटे बड़े राज्यों की स्थापना हुई और ऐसे बहुत सारे सैन्य शक्तियों के अभाव में दुर्बल राजाओं ने सुरक्षा के लिए छोटे मोटे कोटों या गढ़ों का निर्माण कर लिया। अभी बहुराजकता का जो युग है ये 700 ईस्वी पूर्व में कार्तिकेय राजवंश की जब स्थापना होती है तो उस समय ये छोटे मोटे राजाओं का युग समाप्त हो गया और कार्तिकेय राजवंश की स्थापना हुई जो कि इम्पोर्टेंट है। अब इन्होंने अपनी राजधानी जोशीमठ के चमोली में बनाई, जो बाद में कार्तिकेयपुर नामक जगह पर बनाई गई। इसके कई प्रमाण होने के कारण इसे उत्तराखंड स्पेशली कुमाऊं का ऐतिहासिक राजवंश मानते हैं। कार्तिकेयपुर राजवंश की जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी और लोक भाषा पाली थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 700 से लगभग 1030 ईस्वी तक कार्तिकेयपुर राज्य पर 3 से अधिक परिवारों वंशों ने शासन किया। शासन व्यवस्था की बात की जाए तो इस समय पुलों और सड़कों की बहुत उत्तम व्यवस्था थी। इसके बाद नालंदा अभिलेख में बंगाल के पाल शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने की चर्चा है। संभवतः इसके बाद ही कार्तिकेयपुर राज्य में खरपड़ देव वंश के स्थान पर निम्बर वंश की स्थापना हुई। अब निम्बर ने पालों के साथ संधि की थी। निम्बर जो था ये शैव मतावलंबी था। उसने जागेश्वर में विमानों का निर्माण करवाया था। निम्बर के बाद उसका पुत्र ईष्टगण शासक बना। अब कार्तिकेयपुर राजवंश का यह पहला ऐसा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। यह भी अपने पिता की भांति शैव था। तो जागेश्वर में इसने नवदुर्गा, महिषासुरमर्दिनी, लकुलीस और नटराज के मंदिरों का निर्माण करवाया। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ललित सूर्यदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख है। इसने बौद्ध धर्म का विरोध किया और बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग किया। ईष्टगण के बाद उसका पुत्र ललित सूर्य देव शासक बना। पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र में इसे काली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार के समान बताया गया है। अब पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ललित सूर्यदेव के बाद उसका पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख मिलता है। इसने बौद्ध धर्म का विरोध किया और बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग दिया। इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुरी राजाओं को सूर्यवंशी भी कहते हैं। ये शासक गिरिराज चूड़ामणि के उच्च पद से विभूषित थे, अतः चक्रवर्ती सम्राट थे। अगेन इन शासकों की राजभाषा संस्कृत और लोक भाषा पाली थी। अब कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में ही आदिगुरु शंकराचार्य भी उत्तराखंड आगमन हुआ, जहाँ पर इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करके हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी के बाद बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों का पुनरुद्धार किया और ज्योतिर्मठ की स्थापना की। सन 820 ईस्वी में केदारनाथ में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया।
दोस्तों इसके बाद अगली वीडियो में हम बात करेंगे मध्यकाल के बारे में, आधुनिक काल के बारे में, कैसे संगोली की संधि हुई, उस पर क्या महत्वपूर्ण बातें थी, स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ था उसमें उत्तराखंड का क्या योगदान था, अन्य जो कुछ आंदोलन थे उनके बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद पृथक राज्य बनाने के लिए उत्तराखंड में जो मांग उठी वो कब उठी, उसका कौन कौन उसमें शामिल थे, इस बारे में बात करेंगे। और आखिरी में हम बात करेंगे कि राज्य के जो आंदोलन हुए उसके दौरान कुछ संगठनों के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो ये हमारी अगली वीडियो का कंटेंट है। तो ठीक है गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि आगे आने वाली सीरीज़ में भी हम आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचा सकें। तो ठीक है गाइज, फ़िलहाल मैं चलता हूं, मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।